चैनल में आपका स्वागत है। रात के ठीक 8 बजे हैं और फिर से हम हाजिर हैं स्टैटिक जीके के अगले पार्ट में। ये स्टैटिक जीके का 11वीं सीरीज़ है, मतलब 11वां चैप्टर है और अब तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन नंबर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए मसूरी में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी देहरादून में या डी गढ़वाल में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। देखो, इसके अलावा देहरादून में ये 2 संस्थान और हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है भारतीय वन संस्थान। वन संस्थान, थोड़ा मुझे अभी लिखने में इसमें प्रॉब्लम है, आप समझ जाना, मैं खुद से बोल रहा हूँ। भारतीय वन संस्थान। इसके अलावा एक भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये भी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये भी देहरादून में। अच्छा, इसके अलावा एक और बार बार पूछा जाता है पेपरों में, मैं वो भी आपको लिख देता हूँ। भारतीय मौसम वेधशाला। मौसम वेधशाला, अच्छा ये कहाँ पे है भारतीय मौसम वेधशाला? ये पुणे में है। ये पुणे में है। देखो, ये मैं पेन टेप पे अभी यूज़ करना शुरू किया है ना मैंने, तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ लिख रहा हूँ कहाँ दिख रहा हूँ, तो थोड़ा 1-2 दिन में हो जाएगा, इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। जो भारतीय मौसम वेधशाला है ये पुणे में है। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा नामक जगह पर है, जो कि झारखंड में पड़ती है। अच्छा, जो इससे संबंधित बाकी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ना, जो आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो, इसका लिंक आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ मैंने सबको फ़ोटो खींच के मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र होता है उसमें कितनी लकीर, जिन्हें आप तिल्लियाँ बोलते हैं, स्पोक्स कितनी होती हैं? 22, 24, 52 या फिर 65? आंसर आसान है, सभी को पता है, 24 तिल्लियाँ होती हैं। और जिसमें कि आपको पता है ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने इस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और संविधान सभा की भी झंडा समिति के द्वारा, जो झंडा समिति थी ना अलग, उसने इसको अपनाया था। अच्छा, ये तिरंगे को तैयार किसने किया था? ये सभी जानते हैं, पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। अच्छा, इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? वो होता है शौर्य और बलिदान का प्रतीक। शौर्य और बलिदान का प्रतीक। अच्छा, इसके बाद इसमें बीच में होता है वाइट रंग, जो कि शांति, सच्चाई और सादगी, इन तीनों का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, जो लास्ट में हरा रंग होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? वो आस्था कह सकते हैं आप, विश्वास कह सकते हैं। और तीसरा एक ये हरियाली के लिए, विश्वास और हरियाली के लिए, अर्थात खुशहाली का प्रतीक होता है। किस चीज़ का प्रतीक होता है हरा रंग? खुशहाली का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार नहीं है। सितारा देवी, रागिनी देवी, श्रीदेवी या हेमा मालिनी? कंफ्यूज नहीं होना, हंसना नहीं है, आंसर क्वेश्चन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सितारा देवी। अर्थात जो बाकी 3 हैं इन तीनों का संबंध मोहिनीअट्टम से है। जो बाकी 3 हैं इन तीनों का ये संबंध मोहिनीअट्टम से है। अच्छा, जो ये सितारा देवी है इनका संबंध कथक से है। किस चीज़ से है इनका संबंध? कथक से। वही कथक लच्छू महाराज और बिरजू महाराज वाला, यानी कि लच्छू महाराज और जो हमारे बिरजू महाराज हैं इनका संबंध भी कथक से है। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज दोनों का संबंध कथक से है, और यहाँ पे सितारा देवी का संबंध भी कथक से है। बाकी रागिनी देवी, श्री देवी और हेमा मालिनी, इन तीनों का संबंध मोहिनीअट्टम से है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था? जिसे आप कहते हैं ना 7 वंडर्स, यानी कि विश्व के 7 अजूबे, वो सबसे पहले किसने वर्गीकृत किए थे? पर प्लेटो, अरस्तु, गैरी सिमसन और एंडी पेंटर। अच्छा, इसका राइट आंसर तो देखो सी है। अच्छा, वैसे जिन्होंने इसका राइट आंसर डी लगाया वो भी सही है। कैसे? देखो, जो ये बंदा था इसका रियल नाम तो था गेरिक सिमस सैन। अच्छा, जो इनको उपनाम बुलाया जाता था वो एंडी पेंटर के नाम से इन्हें
बुलाया जाता था, इसलिए इसके दोनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ए बांग्ला में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर संस्कृत और बांग्ला में, या फिर बांग्ला और उर्दू में? आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत और बांग्ला भाषा में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो मूल रूप से इसकी रचना की गई थी वो संस्कृत और बांग्ला दोनों का मिश्रण था, यानी कि उसके जो पहले दो पद थे, पहले दो पद वो तो थे संस्कृत भाषा में, और बाकी फिर पूरा राष्ट्र गीत जो था हमारा वो बांग्ला भाषा में था, यानी कि बाकी का जितना भी बच गया वो बांग्ला भाषा में था। अच्छा, आपको पता हो ये पहली बार 1862 में, कब? पहली बार 1862 में आनंद मठ नामक एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। हालांकि बेसिकली वैसे वो इनका उपन्यास था, ठीक है, और उपन्यास था आनंद मठ, उसमें ये प्रकाशित हुआ था 1862 में। दोनों पद इसके बताए दिए, पहले जो दो पद है वो संस्कृत में और बाकी ये पूरा बांग्ला भाषा में था मूल रूप से। अच्छा, एक सवाल और आप बताओ, जैसे हम अपने यहाँ राष्ट्रगान गाते हैं उसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड है, ऐसी राष्ट्रगीत को गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगीत को गाने की जो पूरी अवधि है वो है 65 सेकंड। कितना? 65 सेकंड। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? जो कोणार्क मंदिर है उसके देवता कौन है? ब्रह्मा, शिव, कृष्णा या फिर सूर्य? आंसर तो इसका आसान ही है, सूर्य। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको दो तीन बात बता दूं। जो एक तो सूर्य देव को समर्पित है ये कोणार्क मंदिर जो है, इतना भी आपको पता होगा, ये उड़ीसा में है। अच्छा, ये बना कब था? ये बना था 13वीं सदी में। कब बना था? 13वीं सदी में। अच्छा, बनाया किसके द्वारा गया था? ये गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। किस वंश के द्वारा बनाया गया था कोणार्क मंदिर को? गंग वंश के द्वारा बनाया गया था और कलिंग शैली में बनाया था। यानी कि उस वक्त कई बार ये भी पूछ लेते हैं, अब देखो जिस तरह से कंपटीशन टफ होता जा रहा है, ये कलिंग शैली में बना था, 13वीं सदी में बना था और गंग वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, एक फैक्ट और है इसका, 1984 में। कब? 1984 में। आप इसको वहाँ से भी याद कर सकते हो, इंदिरा गांधी जी की हत्या भी 1984 में हुई थी। तो 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। अच्छा, एक इसका उपनाम और भी है, कई बार वो डायरेक्ट आपको कोणार्क मंदिर ना देके इसके स्थान पे ब्लैक पैगोडा भी लिख के दे सकता है। क्या? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन सी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर के द्वारा की गई थी? बैरोमीटर की खोज, रेडियो की, डायनामो की, या फिर रेबीज का टीका? और इसका राइट आंसर है रेबीज का टीका। अच्छा, ये जो बैरोमीटर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, बैरोमीटर की जो खोज की गई थी वो टोरसेली के द्वारा की गई थी। आप पढ़ चुके होंगे कई बार, टोरसेली इनके द्वारा की गई थी। अच्छा, रेडियो की जॉन मार्कोनी के द्वारा, किसके? जॉन मार्कोनी के द्वारा की गई थी, जॉन मार्कोनी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डायनामो बच गया, इसकी माइकल फैराडे ने की थी। आपको कई बार ये नाम सुन चुके होंगे, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। डायनामो की इस माइकल फैराडे ने की थी, और जॉन मार्कोनी ने की थी रेडियो की, और टोरसेली ने की थी बैरोमीटर की, और लुई पास्चर के द्वारा किया गया था हमारा रेबीज का टीका। नेक्स्ट, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, फल उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से, या फिर अंडा उत्पादन से? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उर्वरकों के उत्पादन से। अच्छा, बाकी उत्पादनों के बारे में भी आपको बता दूं मैं। जो मसाला उत्पादन है, सॉरी मैं पेन लेता हूँ एक बार, जो मसाला उत्पादन है ये थी बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति, ठीक है। अच्छा, जो फल उत्पादन है ये थी सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति थी? सुनहरी क्रांति, ठीक है। अच्छा, जो अंडा उत्पादन से संबंधित थी, इसमें ही आप कंफ्यूज होंगे सफ़ेद को सोच के, ये थी रजत क्रांति। कौन सी क्रांति थी? रजत क्रांति, जिसमें हमने अंडा उत्पादन पे ध्यान दिया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में, जनेवा में, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में आप जानते होंगे कि देखो, एक तो
मैं पेन ले आता हूँ। जो यूनिसेफ है इसको लिखा जाता है UNISEF, ठीक है। यू फॉर यूनाइटेड, ने फॉर नेशंस, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, और ई फॉर इमरजेंसी, और एफ फॉर फंड, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो यूएनओ की जो आम सभा होती है ना, महासभा, उसके द्वारा की गई थी 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? जो यूनिसेफ बनाई गई थी इसका उद्देश्य क्या था? देखो, आपको याद होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें बहुत कई एक देश तबाह हो गए थे। तो उन तबाह हुए देश में जो बच्चे थे और माताएं थी उनके स्वास्थ्य और भोजन दोनों पे ध्यान रखा जा सके, इसके लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। असम का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए सिलोन, दूसरा श्याम, सी बर्मा, और डी कामरूप। चलो गैस करो। राइट आंसर इसका डी कामरूप। अच्छा, इसके अलावा जो सिलोन है इसको आप जानते होंगे, ये श्रीलंका का था। अच्छा, जो श्याम है ये थाईलैंड का पुराना नाम था। किसका नाम था? ये थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। अच्छा, बर्मा ये आप सभी जानते होंगे, किसका? म्यांमार का। अच्छा, कामरूप असम का जो नाम है कामरूप, वो आप जानते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं, असम का एक जिला है कामरूप। आज भी जो असम में जिले हैं ना उनमें से एक जिला है कामरूप, ठीक है। चलिए दोस्तों, हालांकि मुझे पेन टैब चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो गया है और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कर फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।